बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असार अहमद राजा और देख रहे हैं आप जी न्यूज़ 24। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के साबिक़ सदर जनाब शराज खान साहब। कॉलमिस्ट भी हैं और प्रोग्राम करते हैं, मुझसे टी वी चैनल के ऊपर तजिया देते हैं। उनके साथ सीनियर सियासतदान जनाब शबीर मलिक साहब मौजूद हैं। उनसे और शराज खान साहब से आज़ाद कश्मीर की हालिया हुकूमत के बारे में जो इस वक्त चैन गोई हो रही हैं उस हवाले से जानते हैं कि ये क्या शराज साहब क्या ख़बर रखते हैं और जो शबीर मलिक साहब हैं उनका सियासी तज्ज़िया क्या है। एक तो इन दोनों को खुशामदीद और उसके बाद बात का आगाज़ करते हैं। और पहले मैं शबीर मलिक साहब से जानूँगा कि आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त हुकूमत है इसके बारे में इनकी क्या राय है, और अगर ये हुकूमत जैसे तब्दीली की अफवाहें चल रही हैं, अगर ये हुकूमत तब्दील होती है तो ये चूचू का मुरब्बा जो पहले बना हुआ है इसका अगली शक्ल जो है वो कैसी होगी। शबीर मलिक साहब से जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इसार राजा साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने मुझे मदद किया। असल में जो आज़ाद कश्मीर की इस वक्त हुकूमत है वो तो किसी पार्टी की भी नहीं है। तमाम पार्टियाँ क्लेम कर रही हैं कि आज़ाद कश्मीर में मसाइल हैं, लेकिन हुकूमत में भी शामिल हैं पार्टी। पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में शामिल है, नून लीग की पार्टी हुकूमत में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद किसी एक पार्टी की हुकूमत नहीं है। तो मेन जो वजह है ना, जो आज़ाद कश्मीर में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो मसाइल आ रहे हैं, वो इसी वजह से आ रहे हैं कि किसी पार्टी की हुकूमत है। जब किसी पार्टी की हुकूमत होती है तो वो अपना मौक़िफ़ लेके चलती है, अपना मोटो जो होती है उसके मुताबिक वो काम करती है। लेकिन जब किसी भी पार्टी की हुकूमत नहीं होगी तो फिर ऐसे ही मसाइल होंगे। जब इस वक्त ये है कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को चला रही है, ना तो कोई किसी सियासी जमात, किसी का सियासी कायद की कहाँ कोई बात है, ना कोई सुनता है। अगर सियासी हुकूमत किसी एक सियासी जमात की हुकूमत होती तो ये जो पिछले अरसे में जो तहरीक चली है, फिर जो धरना दिया गया है होलार के मुकाम पर या नीलम के मुकाम पर, जहाँ जहाँ भी आज़ाद कश्मीर दिए गए, इसमें वो उसका कोई ना कोई हाल ज़रूर निकालते। लेकिन मेन वजह यही है कि किसी पार्टी की हुकूमत इस वक्त नहीं है उधर, इस वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। तब्दीली के हवाले से मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। उसमें एक बात ये भी हो रही है कि वो चाह रहे हैं कि आज हो सकता है उनको ये एहसास हो रहा होगा कि रियासती जमात को ख़त्म नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो तो अपने हिसाब से काम करती है, वो लॉन्ग रन तो सोचती नहीं है, वो मौजूदा हालात सेटअप देखती है, उसके मुताबिक वो फैसले करती है। तो उन्होंने एक रियासती जमात को ख़त्म किया, तो उसकी वजह से वो आज सोच रहे हैं, मेरे ख्याल में इस पर भी इस्टेब्लिशमेंट सर जोड़ रही है कि रियासती जमात का होना आज़ाद कश्मीर में ज़रूरी है। और साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि किसी एक पार्टी की हुकूमत बनाई जाए। अब ये जो चूं चूं का मरबा है इसको ख़त्म किया जाए, तो उस हवाले से आप देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा कि रियासती जमात का बिल्कुल वजूद ही ख़त्म कर दिया जाए। तो जहाँ तक अभी थोड़ी देर पहले मेरी हमारे भाई हैं, साफ़ी हैं, सीनियर कालम नगार हैं, उनसे भी बात हो रही, उनके पास से भी एक खबर ब्रेक हुई थी कि हो सकता है कि नून लीग को आज़ाद कश्मीर को मुस्लिम कौम में ज़म किया जाए। तो ये इसका खबर आ रही है। लेकिन रियासती अगर ये कहें ना कि इस्टेब्लिशमेंट चाहिए कि रियासती जमात को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। रियासती जमात का वजूद रहेगा, चाहे वो थोड़ा सा रहे ज़्यादा रहे, लेकिन उसका वजूद आज़ाद कश्मीर में ज़रूरी है। नहीं, रियासती जमात का जो आप इससे पहले वो देख लें ना, इससे पहले आप देख लेंगे रियासती जमात जितना अर्सा रही है, मुजाहिद अव्वल के दौर आप देख लें, इसके अलावा सरदार इब्राहिम खान का दौर भी आप देख रहे हैं। फिर जो बड़े कायदीन थे हमारे, तो इन्होंने हमेशा जो बात है कश्मीर के हवाले से की है, उस हवाले से बात की है। उसमें तो ये जो अवामी जो मसाइल हैं कश्मीर के या कश्मीर से बाहर उन्होंने बात नहीं की, उस पर उन्होंने स्टैंड लिया है। शबीर मलिक साहब का ख्याल है कि रियासती जमात का वजूद जो है वो रियासत के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मामलात हैं और ख़ास तौर पर गुज़श्ता तहरीक के दौरान जिस तरह का किरदार तमाम जमातों का रहा है, और इस वक्त जो हुकूमत के अंदर जमातें हैं हुकूमत में मौजूद भी हैं और इसको ऑन करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। इस हवाले से जैसा मैं शुरू में गुजारिश की थी कि शराज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शराज साहब से जानते हैं कि वो इस हुकूमत के बारे में क्या तासरात रखते हैं, ख़ास तौर पर इस वक्त जो मौजूद है ये चूचू का मुरब्बा, और अगर ये तब्दीली होती है जिस तरह के शबीर साहब ने भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि हम जो काम कहीं और से नहीं होता तो हम उसको इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगा देते हैं, लेकिन किसी हद तक वो भी मौजूद ही होते हैं। शराज साहब से जानते हैं कि ये अगर फ़र्ज़ किया तब्दीली होती है
تو تبدیلی کی وجہ کیا ہوگی؟ دیکھیں کوئی بھی کام اسٹیبلشمنٹ بھی اگر کرتی ہے تو کسی مقصد کے تحت کرتی ہے، ان کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، اگر وہ مقاصد پورے نہیں ہو رہے تو پھر ان کو نیا بندہ لانا چاہیے۔ اگر مقاصد تمام اسی بندے سے پورے ہو رہے ہیں تو پھر پنگا کرنا ان کو ضروری ہے۔ اشراف صاحب سے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ وہ کیا خبر رکھتے ہیں اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اسرار راجہ صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ دیکھیں، آزاد کشمیر میں طرح طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ یہ پہلی بار ہوا، بلکہ 2 بار ہو چکا کہ آزاد کشمیر کی عوام نے اکٹھے ہو کر کسی سیاسی لیڈر کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کے بغیر ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ہڑتال کی اور دونوں دفعہ اپنے مطالبات منظور کروائے، جس سے آزاد کشمیر کے جتنے بھی لوگ ہیں اور میڈیا نے بالکل بلیک آؤٹ کیا۔ اور پہلے جب حقوق کی بات تھی، آٹے اور بجلی کے حوالے سے یا سبسڈی کے حوالے سے جو بات ہوئی تھی، اس میں بھی بڑی کوشش کی گئی کہ اس تحریک کو ناکام بنایا جائے، وہاں لاشیں بھی گرائی گئیں، رینجر بھی بلائی گئی اور تشدد بھی لوگوں پر کیا گیا، لیکن اس کے باوجود کمیٹی نے اپنے حقوق منوائے اور اس پر عمل درآمد ہوا۔ اس کے بعد وہ ہڑتال ختم ہوئی۔ اور اس وقت جو آزاد کشمیر میں پوٹا، جو مقبوضہ کشمیر میں کالا قانون ہے، بدنام زمانہ، اسی طرح کا ایک حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر آزادی رائے، جمہوری طریقے سے احتجاج کرنا، اس پر جو ہے پابندی ہوگی، جسے صدارتی آرڈیننس کا نام دیا گیا تھا۔ اس کے خلاف اور پھر جو کچھ گرفتاریاں ہوئیں اس کے خلاف یہ ہڑتال تھی اور وہ بڑی کامیاب ہوئی، اور پوری آزاد کشمیر کی سارے معاملات جتنے بھی تھے، جو ایکٹیویٹیز ہوئی، اس کو پاکستان کے میڈیا نے، جس کی میں مذمت کرتا ہوں، کمپلیٹلی مین اسٹریم میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا نے گلی کوچوں میں ہونے والے جلوس اور معاملات جتنے بھی تھے وہ انہوں نے دکھایا۔ اس کے بعد مجھے یہ لگتا تھا کہ کوئی نہ کوئی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے آزاد کشمیر میں، اس کے خلاف کوئی نیا محاذ کھڑا کیا جائے گا، یہ کوئی سازش ہوگی۔ تو کوالا کے مقام پر ایک خواہ مخواہ کا ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ یہاں پاکستان کے جھنڈے کی بے حرمتی ہوئی ہے، مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان صاحب کی تصویر وہاں وضع ہے، اس کو کھڑا گیا۔ میں نے اس کی تحقیقات کی، یہ ایسا کوئی واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں، اور اگر ہوا تو کہیں کوئی پکچر نظر نہیں آئی، کہیں کسی جگہ کوئی ویڈیو نظر ہمیں نہیں آئی، اور کوئی پروف نہیں ہوا۔ صرف یہ ہوا کہ ایک ایف آئی آر درج ہوئی، وہ بھی مسلم کانفرنس کے کہنے کے اوپر، دھمکی کے اوپر وہاں پر ایک ایف آئی آر درج ہوئی، لیکن کون اس میں نامزد کیا گیا، مجرم کون ہے، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو تھی اس کے خلاف پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنلسٹوں نے ان کی تحریک کو، جو پیورلی حقوق کی بنیاد پر تھی، اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو یہ بڑی زیادتی ہوئی، دوسرا یہ کہ کوالا کے مقام پر ان سے یہ منسوب کیا گیا کہ انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کی بے حرمتی کی ہے۔ مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان کی تصویر جو ویسا تھی، اس کا جو ہے وہ کہا گیا کہ یہاں پر تصویر کی بے حرمتی کی۔ حالانکہ میں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے، مجھے کوئی فوٹو، کوئی ویڈیو کسی جگہ سے میسر نہیں ہو سکی کہ یہ مجھے مل جائے کہ یہ کس نے واقعہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ویسے ہی لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، کسی نے کچھ ایسا کیا ہو، لیکن کوئی ویڈیو تو دکھائے۔ اور ایف آئی آر درج ہوئی ہے مسلم کانفرنس کی دھمکی کے بعد کہ ہم پورے آزاد کشمیر میں احتجاج کریں گے۔ اس وجہ سے ریاست نے، یعنی آزاد کشمیر کی حکومت نے جو ہے ایک ایف آئی آر درج کیا، لیکن کس کے نام درج کیا ہے وہ ملزمان کا بھی مبینہ طور پر پتہ نہیں ہے کس کے خلاف ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ آزاد کشمیر کے جتنے بھی اقتداری لیڈر ہیں، جتنے بھی حکمران گزرے ہیں یا لیڈرشپ جتنی بھی ہے، بشمول مسلم کانفرنس، نون لیگ، اس کے علاوہ جتنے بھی جو حکومتی ارباب اختیار ہیں، وہ سب اس تحریک کے دوران irrelevant رہے ہیں۔ ان کا اس کے خلاف بیان دیتے رہے، بلکہ یہ کہا کہ یہ نیشنلسٹ صرف پھیرے ہیں، یہ ہیں، اس پہ ٹھٹھا اور مذاق اڑایا گیا۔ لیکن یہ ہوا کہ صدارتی آرڈیننس واپس ہوا میڈیا کے بلیک آؤٹ ہونے کے باوجود، اور کشمیری کمیونٹی نے، کشمیری جو مقیم ہے برطانیہ میں، امریکہ میں، یورپ میں، جہاں بھی دنیا میں بات ہے، انہوں نے اس کے ساتھ ایک سولیڈیرٹی شو کی اور ایک زبردست موومنٹ چلی۔ اب اس سے خائف ہو کر کہا یہ جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں چونکہ جو انوار الحق صاحب ہیں، انہوں نے 26 نومبر کی طرح وہاں ان کے اوپر گولیاں نہیں چلائی ہیں جیسا اسلام آباد میں چلی ہیں، وہاں پر بندے گرفتار نہیں کیے ہیں، بلکہ ان کے مطالبات تو منظور ہو گئے۔ تو ہم جو ہے یہاں پر آزاد کشمیر میں کوئی نیا ایڈونچر کریں گے، اور یہ شوشہ جو ہے پیپلز پارٹی نے
मरहूम मगफूर जो जमात आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद है, उसने छोड़ा है कि हम जो है यहाँ पर जो है वो चौधरी यासीन साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, सरदार याकूब साहब बनेंगे, और लंदन से रियाज साहब चौधरी साहब वो भी गए हुए हैं और उनसे वो मुलाकातें कर रहे हैं, ये जो सरदार तनवीर साहब हैं और दिगर कर रहे हैं। हालांकि हकीकत ये है कि अनवार उल हक के खिलाफ इन्होंने कोशिश की है कि 14 लोगों के दस्तखत हों और उसमें जो है असम्बली का इजलास बुलाया जाए, और इनके पास 9 बंदे पूरे हुए, 14 भी नहीं पूरे हुए जो उन्होंने दस्तखत करने थे कि उसके खिलाफ कोई तहरीक लाई जाए। तो अगर हमारी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अनवार उल हक को वहाँ वज़ीर आज़म बनाया, हालांकि वो इमरान खान का या पीटीआई का मैंडेट लेकर वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म यानी एमएलए बने थे, लेकिन उन्होंने उनसे वफा नहीं की, उन्होंने उनको छोड़कर एस्टेब्लिशमेंट की बात सुनी। लोगों को ये कहते रहे कि मैं तो पीटीआई का उम्मीदवार हूँ, लेकिन जब 48 अरकान ने उनको वोट दे दिए और एस्टेब्लिशमेंट ने भी बंदे उनको डिलीवर किए और पीसी होटल से लोगों को गायब करके जो है वो वोटें दिलवाई, तो उसके बाद जो है अब एक सेटल हुकूमत है। और एक और बात है, मैं ये मानता हूँ कि पीटीआई का मैंडेट था, अनवार उल हक साहब ने इमरान खान के लिए कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई, पीटीआई के वोटर ने उनको इस वजह से वोट दिया था, ये बात भी दुरुस्त है। उनका एटीट्यूड ठीक नहीं है, उनके कपड़े ठीक नहीं होते, वो बात उस तरह मसलत से सियासतदानों की तरह नहीं करते। लेकिन आज़ाद कश्मीर में उन्होंने प्रोजेक्ट्स शुरू किए, काम काज शुरू किए, हल्के के लोगों के लिए, आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए काम किया। तो ये सब बेपरखियाँ हैं। आज़ाद कश्मीर में अनवार उल हक फिलहाल कंटिन्यू करेंगे और वो वजीर आजम रहेंगे। दूसरी खबर जो चल रही है, अलबत्ता ये पैसे कमाने के लिए 3 4 6 कैंडिडेट लाइन में लाएंगे और 10-15 दिन तक ये बात चलती रहेगी। और दूसरी खबर ये है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में आज़ाद कश्मीर में नून लीग को जम किया जा रहा है। ये बात भी मानने वाली नहीं है, इस वजह से नहीं मानने वाली कि आज़ाद जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है ये तो आज़ाद कश्मीर की बल्कि रियासत की सबसे बड़ी जमात है। नून लीग में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम हो रही है या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ना, मुस्लिम लीग नून जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जम होने जा रही है। हालांकि हकीकत में आपको बता दूं और ये कश्मीरी कौम को भी बता देता हूँ, सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब जब पाकिस्तान की अरबाब इख्तियार या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ हिंदुस्तान का उन्होंने दौरा किया था, उसी वक्त हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने ये तय कर लिया था कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को रोल बैक किया जाएगा। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को वहां जाकर उन्होंने राह के चीफ से भी मुलाकात की थी और पाकिस्तान का मुकदमा बड़ा जबरदस्त वहां पर लड़ा था, लेकिन ये बात इनको हासिल नहीं हुई। उसके बाद जो है इन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टुकड़े करना शुरू कर दिए, उसके बाद उनसे नून लीग बनी और फिर इक़्तिदार उनसे वो सुकृति फिर आखिर 1-2 सीटों पर मलिक नवाज साहब की सीट थी और सरदार अतीक साहब की सीट थी और एक कोई और थी। अब तो सिर्फ सरदार अतीक साहब की सीट जो है वो बच गई है। तो मैंने ज़ाती तौर पर आज भी मशवरा देता हूँ आज़ाद कश्मीर के इक़्तिदारी लीडरों को कि ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, इन लोगों की तारीख को अडॉप्ट करें, इनके साथ चलें अगर आपने अपनी सियासत बचानी है। और एक और बात कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने अपने हकूक़ की तरह जिस तरह जंग लड़ी है, ये आज़ाद कश्मीर में को अब मरी से या रावलपिंडी से या इस्लामाबाद से कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। इसलिए अगर कोई एडवेंचर आपने पहले किया, आपने सरदार कयूम खान नियाजी को तब्दील किया, इससे पहले सरदार तनवीर को तब्दील किया और अभी आप राजा अगर ये अनवार उल हक को तब्दील करेंगे तो ये एक नेगेटिव पहलू जाता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हालांकि मकबूजा कश्मीर की असम्बली में इलेक्शन हुए और पाकिस्तान वहाँ पर इररेलेवेंट रहा, तो इस वजह से मेरे ख्याल में होश के दाखिल लेने चाहिए। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का रिवाइव उसी वक्त हो सकता है कि वो यानी अवामी सियासत करे, वो जो है डिक्टेशन की सियासत ना करे। मैं माजी में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का सबको पता है कि जनरल सेक्रेटरी और सफारती सेक्रेटरी रह चुका हूँ, लेकिन मेरे उस वक्त भी इख्तलाफ थे चूँकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ को जो है वो मिलिट्री डेमोक्रेसी की वजह से उसकी हमायत करती थी और मेरी उससे मुखालफत होती थी और मैं उनके खिलाफ कालम लिखता था। लेकिन इसके बावजूद आज भी मेरी हमदर्दियाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। अगर इसकी बहाली हो जाती है तो ठीक है, वरना फिर ये जो नेशनलिस्ट है, ये नेशनलिज्म जो है हलाक का नारा है या ये खुद मुख्तारी का नारा है, ये जारी और सारी रहेगा, लेकिन हलाक वाले कम पड़ गए हैं और खुद मुख्तारी वाले ज़्यादा हो जाएंगे। बातें सुनी आपने जनाब शबीर मलिक साहब की, सियासतदान और सीनियर सहाफ़ी जनाब शराज खान साहब की। दोनों का मेरे ख्याल में राय मुतफ़िका यही है कि आज़ाद कश्मीर में कुछ एडवेंचर होने नहीं जा रहा और पुरानी तनख्वाह के ऊपर ही जो लोग हैं वो काम इसी तरह करते रहेंगे। अगर छोटी मोटी कोई आगे पीछे ऊपर नीचे होती भी है तो उसका कुछ इतना ख़ास इम्पैक्ट नहीं होगा और ना इतना अफोर्ड किया जा सकता है पाकिस्तान से। और तहरीक के हवाले से जिस तरह बात की गई कि तहरीक देखें, ये लोग अपने तौर पर इकट्ठे हुए
اور اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کر انہوں نے کام کیا اور جو ان کے مطالبات سے وہ پورے کیے. اسی طرح اگر ہمارے سیاستدان بھی, کیونکہ یہ بھی خبریں ہیں کہ یہ تمام جماعتوں کے جو سیاستدان ہیں, خاص طور پر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ بیہائنڈ دا سین اور پردے کے پیچھے اس تحریک کو پش بھی کرتے رہے اور اس کے ساتھ ان کا ساتھ بھی کسی حد تک دیتے رہے. لیکن یہ کس حد تک صداقت ہے یہ الگ بات ہے. لیکن بات جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم متحد ہوں کشمیری آج بھی, تو ہم اپنے مقاصد حل کر سکتے ہیں, ان کو پورا کر سکتے ہیں. سیاستدان نہ صرف اپنی کرسی کے لیے اور چند ٹکوں کے لیے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے ووٹرز کی, اپنے سپورٹرز کی اور پورے کشمیر کا سودا کرنا اگر بند کر دیں تو کشمیری ہم اپنا جو گویا ہوا مقام ہے وہ پا سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.